देखो तुम लोग जो है चैप्टर 2 यूनिट, देखो ना यूनिट 9 का चैप्टर 2 हेडिंग डालो तरंग गति, सॉरी हाँ भाई यूनिट 10 का जो है मार दिया, वो शायद मार दिया होगा। यूनिट 10 का जो है चैप्टर 2 तरंग गति। वेव मोशंस, लिखा क्या? लिख दिया हो। देखो ऊर्जा को हम दो तरह से स्थानांतरित कर सकते हैं, एक तो कण के द्वारा और एक जो है तरंग के द्वारा। तो अब जो हम लोग ये तरंग के द्वारा देखेंगे, कण के द्वारा तो हम लोग देख भी चुके हैं, अब कण के द्वारा देखने के बाद जो हम लोगों को तरंग के द्वारा देखना है। तरंग के द्वारा भी जो है हम लोग तरंग के द्वारा जो है हम लोग गति वो ऊर्जा का स्थानांतरित करेंगे। थोड़ा सा देखो, सबसे पहले तुम लोग लिख जो तरंग गति किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो फटाक से, तरंग गति किसे कहते हैं? तरंग गति किसे कहते हैं? हाँ गुड मॉर्निंग, आजा आजा उसी जगह बैठ जाओ। नहीं रिकॉर्डेड है, कल से लाइव चल जाएगा, दोनों मैथ और फिजिक्स दोनों। बोले क्या? यदि किसी माध्यम में, हाँ आंसर लिखो, तरंग गति हेडिंग डाल, तरंग गति किसे कहते हैं? यदि किसी माध्यम में कोई विक्षोभ एक निश्चित वेग से कंपन करता है तो उसे तरंग कहते हैं। नहीं तरंग कहते हैं, नीचे लिखा। एवं इस दौरान उत्पन्न गति को तरंग गति कहते हैं। एवं इस दौरान उत्पन्न गति को तरंग गति कहते हैं। लिख दिए? पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा सा लिख दो, तरंग गति में, पैराग्राफ चेंज करके लिख दो, तरंग गति में गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों मौजूद होती है। ज्यादा नहीं लिखा है अनिल, अभी तो वही स्टार्ट किए थे, तुमको आके तुरंत लिखना आरंभ करना चाहिए। तीन चार लाइन लिखा है, वो तो कर दो अमित तुम। अरे नहीं झूठ नहीं वो नहीं, 4 लाइन अभी लिखा है। अरे तू दिखाओ, तुम अपना कॉपी दिखाओ तभी। तुम इधर हो जा तभी लिख पाएगा वो। अभी गधा, अभी तुरंत हम आए हैं। देखो तरंग को संचरित होने के लिए जो है कुछ आवश्यक उसको शर्तें होता है, जैसे उस तरंग को गति करने के लिए जो है, संचरित करने के लिए जो है जड़त्व का गुण होना आवश्यक होता है। यानी कि माध्यम में, जिस माध्यम में तरंग संचरित होगा, गमन करेगा, उस माध्यम में जड़त्व का गुण होना चाहिए। साथ ही साथ जो है वह माध्यम जो होना चाहिए वो उसमें जो है प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए। और ये जो जिस माध्यम में ये संचरित कर रहा है उसमें जो है प्रतिरोध वो कम से कम होना चाहिए। यानी कि ये 3 चीजों की आवश्यकता पड़ता है जिस माध्यम में तरंग संचरित होता है। यानी जिस माध्यम में तरंग संचरित करेगा उसमें जो है उस माध्यम का जड़त्व का, उस माध्यम का जो है क्या होना चाहिए भाई, जड़त्व का गुण होना चाहिए उस माध्यम में। साथ ही साथ उस माध्यम में जो है प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए। साथ ही साथ जो है उस माध्यम में प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। आप जो है नीचे देके लिखो, स्टार्ट डाल के, तरंग संचरण के लिए स्टार्ट देके लिखना। तरंग संचरण के लिए लिखो, तरंग संचरण के लिए आवश्यक शर्त, हाँ शर्त या पहला लिख दो। पहला बोलो क्या? माध्यम में जड़त्व का गुण होना चाहिए।
गुण होना चाहिए। पहला देख के लिखना, माध्यम में जड़त्व का गुण होना चाहिए। हाँ, यानी कि भाई मान लो कि जो तरंग संचरित होगा मतलब गमन करेगा, अगर उसमें जड़त्व का गुण नहीं होगा तो क्या वो तरंग रुकेगा, क्या खत्म होगा क्या? धीरे धीरे तुम देखेगा, जैसे मान लो पानी में फेंक देना कोई ईटा, कोई तालाब में फेंकना, देखना उसमें जो है मतलब कुछ इस टाइप का होगा कि भाई बढ़ता हुआ जो है पानी का इस तरह जो है चलता है, उसी को बोलते हैं वो जल के ऊपरी पृष्ठ पर जो है वो बोलते हैं उत्पन्न तरंग। अंदर में भी होता है उसको जो है अनुदैर्ध्य रूप में जानते हैं, और जो ऊपर में होता है उसको अनुप्रस्थ रूप में जानते हैं। ध्यान रहे, बोलेगा कि अनुप्रस्थ और जो है अनुदैर्ध्य दोनों को दिखाने वाला एकमात्र तरंग उत्पन्न होता है, और वो होता है पानी में। देखते हो भाई, अंदर में भी दिखाता है, साथ ही साथ ऊपर में भी दिखाता है। ऊपर वाले अनुप्रस्थ को दिखाता है, जबकि अंदर में जो होगा वो अनुदैर्ध्य को दिखाता है। अनुदैर्ध्य के अंदर कई सारे तरंगे आता है, जैसे ध्वनि तरंगे आ जाता है, जैसे तुम्हारा ध्वनि तरंगे आ गया, पानी के अंदर जो उत्पन्न तरंगे होता है वो तरंगे हो गया, और अनुप्रस्थ में भी काफी सारा तरंगे होते हैं, जिसमें हम लोग जो है इसमें भी पढ़ेंगे जाके, जब 12th पढ़ोगे ना उसमें तो 7 तरंगे पढ़ोगे। 7 तरंगों में से जैसे रेडियो तरंगे, तो उसमें 7 तरंगे पढ़ेंगे, जैसे रेडियो, माइक्रो, अवरक्त, एक्स, दृश्य, गामा, और फिर जो है एक पराबैंगनी पढ़ेंगे, यानी 7 तरंगे पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे, उसका कुछ ट्रिक होता है भाई कौन सा जो है किस क्रम में होगा, किसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा, किसका जो आवृत्ति कम होगा। यहाँ पर जो है यहाँ हम लोग इस चीजों को जो है तरंगों के बारे में नॉर्मल हम लोग गति देखें इसका भाई कि मतलब इसका गति जानने के बाद जो है इसमें देखे आवश्यक शर्त। अब जो है इसका प्रकार पढ़ेंगे, वो इसी प्रकार से ही लगभग तुम्हारा क्वेश्चन आता है। जैसे प्रकार हम पढ़े, प्रकार के लिए एग्जांपल पढ़ोगे, एग्जांपल में ही जो है 2024 में 2 क्वेश्चन से दे दिया। तो आप लोग एक काम करो, अगला जो है स्टार डाल दो, और स्टार में आप लिखो तरंग 2 प्रकार के होते हैं। तरंग 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, इसमें हो गया अभी तो, और रुको अभी तो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, इसका 3 पॉइंट नहीं लिखा है। 3 पॉइंट देख लो, ये तीनों पॉइंट है। थोड़ा माध्यम में लिखो, माध्यम में पॉइंट नंबर 2 लिखो, माध्यम में पॉइंट नंबर 2 लिखो, माध्यम में प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए। हाँ, प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए। पॉइंट लास्ट लिखो, पॉइंट लास्ट लिखो, माध्यम में प्रतिरोध कम से कम होनी चाहिए। प्रतिरोध, माध्यम में प्रतिरोध कम से कम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। लिख दिए? अब लिख दो स्टार डाल के, तरंग 2 प्रकार के होते हैं। तरंग 2 प्रकार के होते हैं। तरंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिख दो यांत्रिक तरंग। तरंग गे लिख दो, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग प्रत्यास्थ तरंगे। प्रत्यास्थ तरंगे थोड़ा सा लिख लो ना दोनों को, तब हम लिखाएंगे 1 बाय 1 करके। उसके बाद होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। चुंबकीय तरंगे। अब जो है पहला देके हेडिंग डाल सकते हो, क्योंकि क्या है ना कि हम लोग टाइप भी पढ़ेंगे इसका, इसीलिए जो है नहीं लिखा है, तब ये बहुत दूर चला जाता। ऐसा करना, इस रूप में लिखना तो अच्छा लगेगा कि जो है आगे जाके किसी का भी जो है टाइप हो जाएगा अधिक। कोई बात नहीं हटेगा, कोई बात नहीं, 1-2 पेज एक्स्ट्रा लिख लेना, क्योंकि मैं नहीं खुलने का जरूरी है। एक जैसे मान लो कि कोई पेज में लिख लेना और अंतिम में साट देना, मतलब थोड़ा सा जैसे मतलब पृष्ठ पलटाने के लिए होना चाहिए। जैसे ये भाग को खाली साटना, हल्का सा ज्वाइन करेगा, वो पलटाने का कम हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे वो तुम्हारा वो उसमें स्पाइरल में कम नहीं करेगा, फिर स्पाइरल में कम नहीं करेगा, समझे? अब इसका 1 पहला जो तो हेडिंग दे दो, यांत्रिक तरंगे। 2 को लिखा क्या नहीं? अरे तुम 2 पर ठीक तो लिख दिया। अब यांत्रिक तरंगे लिखो। यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं? यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं? क्योंकि यांत्रिक तरंगे का एग्जांपल पढ़ोगे, साथ ही साथ यांत्रिक तरंग जो है कितने प्रकार के होते हैं ये डिपेंड करेगा। इसका छोटा सा नीचे वाला जो है छोटा है, खाली इसी का खाली डेफिनेशन पढ़ा, कम खत्म, और एग्जांपल पढ़ा हो गया। लेकिन इसका क्या है कि भाई हम लोग पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, साथ ही साथ एग्जांपल पढ़ेंगे, उसके बाद इसका टाइप भी पढ़ेंगे, उस टाइप का भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, दोनों को टाइप जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिखो, पहला लिख दिया यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे अगर लिख दिया हो तो इसका डेफिनेशन बोलो, वह तरंगे जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो उसे यांत्रिक तरंगे कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हो ध्वनि तरंगे, उदाहरण तौर पे ध्वनि तरंगे, तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे, तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे, जल तरंगे, भूकंपीय तरंगे,
ETC। एक चीज ध्यान देना, इसमें तुम्हारा एक छोटा सा भी पूछा जाता है कि भाई वह जिस तरंगों को, मान लो कि कोई तरंग है, उस तरंगों को यदि माध्यम संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़े तो वो कौन सा तरंग कहलाएगा, विद्युत चुम्बकीय या फिर जो है यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे ध्यान रखना, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है भाई विद्युत चुम्बकीय तरंगे का, कि वो संचरित होने के लिए, यानी उसे संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता विद्युत चुम्बकीय तरंगे का, लेकिन इसको जो है माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें जो है वो दो तरह से संचरित होता है, एक तो अनुदैर्ध्य रूप में होता है और एक होता है अनुप्रस्थ रूप में। थोड़ा तुम लोग जो है एक काम करो, नोट में थोड़ा सा लिख दो कि यांत्रिक तरंगों का संचरण, नोट में देखे लिख दो यांत्रिक तरंगों, ओए लिखो यांत्रिक। तुम आया कितना बजे हो? देखो एक चीज ध्यान रखना, जितना तुमको बोला ना उतने लिखाए भी है। खैर चलो, अच्छा ठीक है लिखो। यांत्रिक तरंगों का संचरण माध्यम के प्रत्यास्थता, माध्यम के प्रत्यास्थता गुणों पर निर्भर करता है। प्रत्यास्थता संचरण माध्यम के प्रत्यास्थता गुणों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। लिख दिए? हो गया। अब जो है लिख दो, यांत्रिक तरंगे दो प्रकार के होते हैं। अगला स्टार देके लिखो, यांत्रिक तरंगे दो प्रकार के होते हैं। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार के होते हैं। पहला लिख दो अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा मत लिखो, डायरेक्ट डेफिनेशन लिख सकते हो, ध्यान रखना डायरेक्ट डेफिनेशन लिख सकते हो। बोलो क्या? इसमें माध्यम का कण तरंग संचरण की दिशा में, इसमें माध्यम का कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करता है तथा यह संपिंडन एवं विरलन के रूप में संचरित होते हैं। बता देते हैं, देखो एक काम करो, तुम लोग खाली एग्जांपल लिख दो तब समझते रहना। एग्जांपल लिख दो, ध्वनि तरंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही पूछा जाएगा तुम्हारा, ध्वनि तरंगे। इसको स्पेशल पढ़ाना पड़ता है ध्वनि तरंगों को। दूसरा, जल के अंदर उत्पन्न तरंगे, ये दो को याद रखना ETC। अब देखो लिख दिया, अभी नहीं, इसका भी और चीज पढ़ोगे, एक दो को लिखना पड़ेगा गुणों या फिर नोट में, उसका लिखा देंगे, चिंता मत करो। पॉइंट जो पूछता है वो सब हम साइड करके रख देंगे। यहाँ देखो, विरलन और संपिंडन का अर्थ हो जाता है, विरलन मतलब होता है कि जिसमें अधिक रिक्तियां हो, दूर दूर पर जो है तरंगे हो उपस्थित। जैसे देखना कि भाई अगर ये तरंग यानी अनुदैर्ध्य तरंगे जो गमन करता है वो इस रूप में गमन करता है, यानी कि भाई जो है अगर देखोगे ना उसमें सघनता जो है कम दिखेगा कभी, और उसके बाद कभी तुमको जो है सघनता जो है अधिक दिखेगा। जैसे इस भाग को हम लोग बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे हम लोग विरलर, यानी कि विरलन बोलेंगे इसको, और इसको जो बोलेंगे ये पार्ट को हम लोग बोलेंगे सघन। यानी सघन कहने का मतलब है कोई द्रव ले लो, कोई द्रव को ले लो और उसको तुम दबाओगे तो उसके अंदर का जो कण होगा एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बेहद करीब हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो उसके अंदर में जो भी कणे होंगे, वो जो उनके अंदर जो कण होगा वो एक दूसरे के क्लोज होने के कारण उसमें जो है बहुत ही जो है तुमको कम दिखाई देगा। मतलब मान लो कि कोई चीज तुम कोई ऐसा मतलब पदार्थ ले लो और उस पदार्थ को थोड़ा चेक करो कि देखो कि आर पार दिखता है क्या। वो अगर देखो कि नॉर्मल कोई चीजें ले लेते हो तो वो दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है। मान लो कि वो पारदर्शी वाला लेते हो, तो और अगर नॉर्मल देखेगा तो वो आर पार दिख जाता है। और उसी को क्या करो ना, थोड़ा सा मोड़ दो या फिर उसमें डबल कर दो। डबल करने के बाद जरा चेक करना, देखना पहले के रिस्पेक्ट में कम दिखेगा। मतलब कि क्या होता है कि वो अधिक जो है घना हो गया। घना होना मतलब सघन हो जाना, और विरलन मतलब होना कि उनके कण जो है एक दूसरे से थोड़ा सा दूरी बना लेना। दूरी बनाएगा तभी हम लोग नॉर्मल जो है देख सकते हैं। जैसे तुम लोग जानते हो प्रकाश के बारे में कि प्रकाश जो है दो जगह, मतलब वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जब गमन करता है तो एक स्थान विरल मान लेते हो, एक मान लेते हो सघन। जैसे मान लो कि वायु से जब जल में प्रवेश करेगा तो जल को तुम लोग मानोगे सघन और वायु जो होगा वो विरल होगा, मतलब जल के रिस्पेक्ट में। और अगर जल के रिस्पेक्ट में कांच ले लो तो फिर हमारा जल जो बन जाएगा वो हो जाएगा विरलन, लेकिन कांच बन जाएगा हमारा सघन, क्योंकि जल का जो होता है अपवर्तनांक इतना हो जाता है और कांच का जो होता है अपवर्तनांक इतना हो जाता है। याद रखना, इसका अगर अपवर्तनांक का मात्रक बोला जाए तो नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश की चाल बटे जो है माध्यम की चाल होता है, इसीलिए उसका मात्रक नहीं
नहीं होता है। देखो इस रूप में जो है देखने को मिलता है, मतलब जो तरंगे जो है अनुदैर्ध्य जो तरंगे होता है वो इस रूप में गमन करता है। कभी कभी जो है जाएगा तो सारा तरंगे एक दूसरे से टकरा जाएगा तो सघन रूप में तुमको दिखेगा। और कभी कभी जैसे ही उस जगह से मान लो कि फिर रफ्तार क्या हो जाता है कि बढ़ जाता है तो कोई पहले आगे निकलता है स्पीड में, कोई लेट निकलता है, किसी का समय लेट होता है, तो वो लेट निकलने के कारण कभी कभी जो होता है दोनों के मतलब सारे तरंगों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, और उस समय जो है उसको माना जाता है विरलन। उस समय जो माना जाता है उस क्षेत्र को माना जाता है विरलन। अब इसमें जो है गति ये तो दिखा दी तुमको ग्राफिक रूप, ये दिखा दी तुमको जो है जेनविन जो बहुत सारे तरंगे चलेगा उस रूप में। अब देखो इसको ग्राफीय रूप में कैसे जानते हैं, तो ग्राफीय रूप में जैसे मान लो ये जो चलता है, यहाँ मान लेते हैं हम लोग आरंभ कर रहा है, ये इसी रेखा पर मान लेते हैं वो चल रहा है। ध्यान देना थोड़ा सा कि जब ये इस रूप में चलता है, ये ऊपर गया फिर जो है इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा। जब इसको तुम बिल्कुल देखेगा कोई यंत्र के द्वारा ना, कोई भी, अभी ये हवा, ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर कई सारे तरंगे, कई सारे कण है, ये कण जो है गमन कर रहा होता है, लेकिन इस रूप में गमन कर रहा होता है। आप जो चल रहे होते हो इसमें जो घर्षण भी जो दिखता है, घर्षण भी इसी तरह का दिखेगा, क्योंकि यही हो जाता है गड्ढा रहता है, जिसके कारण जो है आपका पैर नहीं फिसलता है। रीजन क्या होता है, कहीं ऊंचा रहता है, कहीं जो है गड्ढा होता है, ये ऊंचा ये गड्ढा, जिसके कारण आपका क्या हो जाता है भाई पैर जो है फिसलने का जो है बहुत कम मतलब इसमें हो जाता है। ये तो जूम करके देख रहे हो ना, नॉर्मल आप देखना कि मान लो कि बहुत कोई जो है सीढ़ी जो लगाता है वो सीढ़ी नुमा ही बनता है, उसमें भी मतलब अगर जूम करके देखोगे ना सीढ़ी नुमा बनता है, तो आप नहीं गिरते हो। उसी तरह अगर बोल दे कि डायरेक्ट जो है मार्बल लगा दे और बोलो चढ़ो, तब थोड़ा चढ़ के दिखाना, तब मजा आता है, तब चढ़ जाओगे आराम से, समझे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसी रूप में देखो, यहाँ पर बहुत सारे तुम्हारा एमसीक्यू निकलेगा, ध्यान रखना। ये मान लो कि कण यहाँ से आरंभ किया चलना, और ये जब ये यहाँ से यहाँ तक चल के ये इतना पूरा करता है, तो ये अपना आधा चक्कर पूरा करता है। आधा चक्कर, चूंकि कई बार एक बार और भी बताया हुआ है, कौन ये मतलब हम लोग मान लेते हैं कि इस जगह मतलब एक नॉर्मल इसको ग्राफ में दिखाओगे ना, तो ग्राफ ये नहीं होता है कि तुमको ग्राफ हमको चीज जैसे मान लो नॉर्मल तुम्हारा यहाँ पर चल रहा होता है ना, तो ये कण इस रूप में चलता है, तो हम क्या किए ना तुमको एक ग्राफ लेकर यहाँ दिखा रहे हैं। रियल में जो कोई भी कण है या तुम्हारा ही चलना जो होता है वो जन्म में ये नहीं होता है सीधा तुम चल रहे हो, अरे ऊपर अप डाउन होता है। ये पृथ्वी जो है नहीं देखो, अगर गर्त बोला जाए तो गहराई होता है, तो गहराई होगा तो नीचे वाला को बोलना गहराई, ठीक है। हाँ श्रिंग बोलते, तो वही अभी तुम्हारा लिखने ही वाले हैं। ध्यान दो, ये जब भाई यहाँ से यहाँ तक चलता है, ये आधा चक्कर पूरा करता है, और इस ऊपर वाले भाग को यहाँ पर तुम्हारा अनुप्रस्थ का जब पढ़ेगा, तो अनुप्रस्थ में क्या होता है कि दो चीजों को दिखाता है वो। अगर अनुदैर्ध्य को बोला जाए तो कण और जो तरंग होता है वो दोनों एक ही दिशा में चलता है, और अगर एक ही दिशा में चला तो ध्यान रखना उसमें ना गर्त और जो सरंग होता है उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, जीरो होगा। ये अनुप्रस्थ को दिखाता है, ये खास करके जो है अनुप्रस्थ को दिखाता है। अगर अनुदैर्ध्य का देखना हो, अनुदैर्ध्य का सिंपल अगर देखना हो तो उसका इसलिए नहीं दिखाता है क्योंकि देखो अब दोनों इसी रूप में चलता है, इसमें कोई जो है तुम्हारा जो है इस तरह का नहीं दिखता है, और इस तरह का दिखा तब समझना कि 90 डिग्री के एंगल पे चलता है। 90 डिग्री के एंगल पे जो चलता है वो सिर्फ अनुप्रस्थ में चलता है या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों में चलता है। यहाँ पर जो है हमारा नहीं चलता है इस रूप में ये, लेकिन हम तुमको दिखा रहे हैं कि भाई अनुदैर्ध्य में जो है अनुदैर्ध्य में चलता है इस रूप में, मतलब सीधे चलता है। चाहे कण हो, कण का गति देखो, या तरंग का, ध्यान रखना माध्यम का कण अलग होता है, तरंग अलग होता है। देखो माध्यम जो होगा, माध्यम में होता है कण, और उसमें जो चल रहा होता है, जैसे तुम बोला ये हमारा तरंग बन रहा है, हम जो बोले अब ये जो तुम्हारे तक जो आवाज गया ना, ये आवाज हमारा जो है इस तरह अप डाउन करते हुए जो है तुम्हारे तक पहुंचा है, यानी हाँ वो भी उसी के माध्यम से। देखो दूसरा क्या होता है, दूसरा एक चीज देखो, एक चीज देखना, तुम जब बोलते हो, एक चीज ध्यान देना, तुम जब बोलते हो ना कुछ देर बोलने के बाद तुम अपने आप को थकान महसूस करते हो, मतलब अपना क्या करा ऊर्जा तुम्हारा लॉस हो गया, इसका मतलब तुम जब बोला है उस समय जो है तुम्हारा जो तरंग गया, तुम्हारे द्वारा जो आवाज गया, वो आवाज के साथ क्या क्या चला गया है, ऊर्जा भी गया है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारा, ये एमसीक्यू एनर्जी के साथ ही वो आगे बढ़ भी पाता है, ये भी रहता है। और तुम कंटिन्यू बोलते रहोगे ना तो तुम्हारे अंदर जो है थोड़ा थकान फील होगा। रीजन क्या होता है, ये बोलने के दौरान जो है आपका जो ध्वनि निकलता है, ध्वनि के साथ क्या चल रहा होता है, ध्वनि के साथ जो है हमारा ऊर्जा भी जो है संचरित हो रहा होता है। यही पॉइंट आपको नोट में भी लिखना था। थोड़ा एक काम कर दो, नोट में एक पॉइंट लिख दो, और वो पॉइंट लिखने के बाद जो है आगे तब आप लोग बढ़ना। एग्जाम्पल लिख दियो ना ये, चलो ठीक, बोलूं आज कभी नहीं, 3 दिन लगेगा कम से कम, वो भी इसी लिखो तो लिखो। अनुदैर्ध्य तरंग के संचरण के साथ, तरंग के संचरण के साथ अनिल के लिए कोई व्यवस्था लगाना। आखिर इतना लेट क्यों आता है, तेल खत्म हो गया होगा। आज तू जब आया उसके जस्ट हम लगता है 3 मिनट पहले आया मैक्सिमम, क्या रे 3 मिनट मैक्सिमम को तो 5 मिनट चूंकि सेट आउट करने में लगा होगा, हमको लगता है चालू करने से 2 मिनट पहले हुआ। लिखो अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण के साथ ऊर्जा भी संचरित होती है, ऊर्जा भी संचरित होती है, संचरण के साथ ऊर्जा भी संचरित होती है। एक चीज तुम लोग बताओ, वो हम लिखाएंगे तो नहीं, लेकिन तुम लोग समझा सकते हो। जब भाई मान लो हमारा तरंग यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग में मान लो कि जब संपीड़न का दौरान रहेगा तो उस समय माध्यम का घनत्व और दाब बता सकते हो, अधिक होगा या कम होगा, अधिक होगा। और दाब अगर अधिक होगा तो घनत्व भी तो अधिक होगा। तुम याद करो ना जब तुम पढ़े हुए हो P बराबर जो है ρg h
याद है, रो जी एच। तो अगर तुम्हारा ये दाब बढ़ रहा है संपीड़न के दौरान, जब सघन होता है तो उस समय जो है दाब बढ़ता है तो उसका घनत्व भी बढ़ जाता है। और जब विरलर होगा तो इसका मतलब उसका दाब क्या हुआ, बाह्य दाब जो है घट गया, घटने के कारण अणु एक दूसरे से क्या हो गया, फैल गया, और फैला तो उसका जो है घनत्व भी क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी कि इसका दाब भी घटता है और घनत्व भी जो है इसका घट जाता है। चलो अगला जो है आप लोग लिख दो। अब अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, हाँ इसका दूसरा होगा एग्जांपल, इसका दूसरा जो होगा टाइप, नहीं यांत्रिक, एक यांत्रिक वाला का लिख रहा है, समझ में किसका, यांत्रिक का टाइप 2, यानी पहला लिख लिया अनुदैर्ध्य और दूसरा क्या हो जाएगा इसका अनुप्रस्थ होगा। अभी मेन दूसरा नहीं लिखे, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों का दूसरा अभी नहीं लिख रहे हैं, वो इसके बाद लिखेंगे। लिख दिया क्या, ठीक है। इसका लो हेडिंग करो तो आंसर लिखो, बोलो। इसमें माध्यम का कण, इसमें माध्यम का कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, हाँ दिशा के लंबवत, किस तरह होगा? इस तरह लंबवत कंपन करती है, लंबवत कंपन करती है, लंबवत कंपन करती है, लंबवत कंपन करती है। लिख दिए। एग्जाम्पल क्या लिखोगे, एग्जाम्पल में भी लिख दो साथ में, वही देखो प्रकाश तरंगे, अरे कथा से क्या मजा ले, प्रकाश तरंगे, देखो लिखो प्रकाश तरंगे, हमारा कौन सा तरंग, देखो प्रकाश तरंगे लिखा, ओए बदमाशी मत करो। जल के पृष्ठ पर उत्पन्न तरंगे, ठीक है। आगे लिख दो थोड़ा सा, कंपन मान डोरी, जो कंपित डोरी होता है उसमें कह सकते हो, या फिर जो है आप, या फिर ले सकते हो ऑर्गन, हाँ जी, हाँ पाइप में उत्पन्न तरंगे, डोरी। एक चीज ध्यान दो, ये दोनों को मिला के पूछा था, ये दोनों को मिला के 2024 में पूछा था कि भाई कंपनमान डोरी या ऑर्गन पाइप में उत्पन्न तरंगे होती है, तो ध्यान रखना वो तरंगे जो होता है अनुप्रस्थ तरंगे होती है। वो कैसा तरंगे होता है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ध्यान रखना अनुप्रस्थ तरंगे में जो है, अनुप्रस्थ तरंग में जो कण होता है और जो तरंग का गति होता है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं, एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं। देखो ग्राफीय निरूपण अगर देखा जाए, हाँ एग्जाम्पल सर उतारा, हाँ इसको उतारना है, इसको रुक जाना, देखो तो पहले तब उतारते रहना। देखो अगर ये हमारा जब गमन कर रहा होता है तरंग, उस समय कण जो है और ये तरंग एक दूसरे के लंबवत गति कर रहा होता है। ये जो ऊपरी वाली भाग को देख रहे हो, ये जो ऊपरी वाली भाग देख रहे हो, यानी कि अनुप्रस्थ, हाँ जी इसका ये कंपन मान डोरी। अरे जैसे मान लो तुम लोग तीर धनुष देखा है, तीर धनुष में एक बार देखो टंकार मारता है, तो वो जो तुम हाँ जो टांगता है तो वो देखो ना कंपन करेगा, कई बार जो इस तरह करेगा, तो वही बोलता है कंपन मान डोरी है वो, ठीक है। देखो यहाँ थोड़ा ध्यान दो, जब ये गति कर रहा होता है तो तरंग और जो है कण एक दूसरे के लंबवत गति कर रहा होता है। अनुप्रस्थ तरंग में ऊपर की ओर जो अधिकतम विस्थापन दिख रहा है, ऊपर की ओर कहाँ भाई गया, तो ये देखो कि सबसे ज्यादा यहाँ पर जो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सरंग, इसको हम लोग बोलते हैं सरंग, यानी कि क्रस्ट बोलते हैं, यानी इसको क्या बोल देते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। और अनुप्रस्थ तरंग में ही जो है सबसे जो नीचे होता है, ध्यान रखना, सबसे जो नीचे वाली जो नीचे गति करता है, नीचे की ओर जो अधिकतम विस्थापन प्राप्त होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गर्त। और इस गर्त को इंग्लिश में बोलते हैं रफ, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोल देते हैं, तो रफ बोलते हैं, ध्यान रखना। हाँ इसको उतार लो, देखो हाँ इस चित्र में अभी और भी चीजें पूरा करेंगे, चिंता मत करो। देखो क्लास किसका, किसी का नहीं, किसी का तुम्हारा है, तुम्हारा कौन क्लास, तुम तो ऐसा टाइम पे आता है कि तुमको लगता है कि इंग्लिश से तुमको उस समय चले जाना चाहिए, आखिर इतना लेट क्यों करता है। अनिल यहाँ किसका दुश्मन है ये बताना थोड़ा। सबका खत्म हो गया होगा, कोई बाकी नहीं छोड़ा होगा, सारा सब्जेक्ट का खत्म हो गया होगा। नहीं चिंता मत करो, वो भी खत्म हो जाएगा। और देखो यार एक चीज देखो, जब
हो गया। गजब। देखो यहाँ जब ये तरंग संचरित होता है ना, ये जब एक पूरा चक्कर का पूरा लेता है, यानी कि ये जब एक चक्र पूरा कर लेता है तो उस दौरान इसके द्वारा जो तय की गई दूरी होता है, यानी कि यहाँ से जो यहाँ तक का जो दूरी होगा, यानी कह सकते हो ओ से ये ए हो गया और ये बिंदु पी ले लिया। ध्यान देखो ओ से बी तक का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि जो भी तरंग है हा? ये कितना हो जाता है, तो एक तरंग दैर्ध्य होता है। ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाता है, ध्यान दो, अगर कोई तरंग दैर्ध्य एक पूरा चक्कर करता है तो ध्यान रखना जितना दूरी तय करता है उस दूरी को हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। दूसरा ये भी पूछा जाता है आप लोगों से कि एक तरंग में दो क्रमागत समान बिंदु, एक तरंग में दो क्रमागत मतलब हो गया कि भाई ये मतलब कि दो क्रमागत कहने का मतलब है एक को छोड़ो दूसरा देखो, एक ये चालू किया यहाँ से, एक को छोड़ दिए और दूसरा को देखे, तो ये जो भाई बीच के जो दूरी हो जाएगा इसी दूरी को हम लोग कह देते हैं तरंग दैर्ध्य। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि भाई एक तरंग में दो क्रमागत समान बिंदुओं के बीच की दूरी को या दूरी कहलाती है, तो ध्यान रखना ये तरंग दैर्ध्य कहलाती है। क्रमागत किसको बोलते हैं भाई, एक को छोड़कर, यानी कि यहाँ आरंभ किए एक को छोड़े और ये ले, उसी प्रकार ये चालू किए इसको छोड़े यहाँ तक आए, तो ये तो दूरी को कितना क्या बताएगा, तो ध्यान रखना तरंग दैर्ध्य बताता है। क्या कर देता है, ये तरंग दैर्ध्य बताता है। दूसरा कि भाई देखो जब ये तरंग भाई सबसे उच्चतम बिंदु जाती है वहां से आप अगर लंबवत डालते हो तो ये तो हम जो कहलाते हैं, ये तो जो होता है हमारा, ये हम लोग अधिकतम विस्थापन कहते हैं। ये तो को क्या कहते हैं, अधिकतम विस्थापन। और इस अधिकतम विस्थापन का जो है वैल्यू हम किससे डिनोट करते हैं, तो ये आयाम जिसको हम लोग ए से या फिर छोटी ए से भी डिनोट कर सकते हैं। ध्यान रखना ये अधिकतम विस्थापन किसको डिनोट करता है, आयाम को डिनोट करता है। ध्यान रखना अधिकतम विस्थापन किसको डिनोट कर रहा है, आयाम को ये डिनोट कर रहा है। और दूसरा ध्यान रखना थोड़ा सा, ओ से बी तक की जो दूरी है ये क्या कहलाएगा यहाँ, तो ध्यान रखना ये तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये जो है भाई हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओ से बी तक का दूरी को क्या कहेंगे, तरंग दैर्ध्य। ध्यान रखना ओ से बी तक की दूरी तरंग दैर्ध्य होता है, बराबर क्या होगा, तरंग दैर्ध्य होगा। मतलब समझो यहाँ फिगर में जाओगे तुमको याद करना नहीं पड़ेगा, सिंपली जो है हम लोगों को ये फाइंड हो जाएगा। दूसरा ये देखो अधिकतम, ये जो दूरी हुआ, ये तो जो ऊंचाई देख रहे हो ये आयाम दिखाता है, यहाँ पर भी अधिकतम ऊंचाई जो दिखेगा वो भी आयाम दिखेगा, ये भी जो दिखेगा आपको ये अधिकतम ऊंचाई ये भी हमारा आयाम को डिनोट करता है। किसी का भी ले सकते हो। देखो तरंग दैर्ध्य के अधिकतम ऊंचाई यानी कि कहने का मतलब है अधिकतम जो ऊपर की ओर विस्थापन होगा या नीचे की ओर जो विस्थापन होगा उसी अधिकतम विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, क्या ऊपर या नीचे। हम ये कुछ देखो लिखाए तो नहीं, लेकिन एक चीज समझना, ये बीच वाला लाइन तो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है श्रिंक के, ये तो ये तो हम इसको डिनोट करते हैं आयाम, यानी कि ए से इसको डिनोट कर लेते हैं। और दूसरा हम पढ़ाए थे जब हम ये पढ़ाए थे दोलन गति, यानी कि चैप्टर 1 जब पढ़ाए थे उस समय भी तुम लोग को थोड़ा सा झलक दिए हुए थे। हाँ तो वही इसको जो है देखो एक बार वहां पीछे देखेगा थोड़ा सा क्लियरिफाई हो जाएगा, वहां पर कई चीजें तुम लोग सीखे हो। यूनिट क्या दोलन ना, दोलन यही होगा, इसी का यूनिट 10 का चैप्टर 1 चैप्टर 2 में होगा सर। हाँ वो इसी में पढ़े हो ना, यानी स्पेशल ये चैप्टर है। हाँ आगे देखो कुछ दिए होंगे जानकारी आगे, कहीं एक दोलन पूरा नहीं किया है। अच्छा तो हो सकता है तुम लोग को बोले होंगे कि यही पढ़ाएंगे। एक चीज देखो तुम लोग सब कुछ जान गए, अगर ये जो कण यहाँ से आरंभ करता है ये घूमते 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 यहाँ तक अगर पूर जाता है तो बताओ इस समय को क्या कहेंगे हम लोग, आवर्तकाल। या फिर आपके पास आवर्तकाल नहीं रहेगा तो आवर्तकाल का नाम यानी समय का नाम अवधि भी लिखाया जाता है, तो ध्यान रखना ये अवधि भी हो सकता है। यानी आवर्तकाल भी कहने का मतलब है ओ से बी तक की दूरी को तय करने में जो लगा समय उसको हम लोग बोल देंगे अवधि या फिर आवर्तकाल कहेंगे। ध्यान रखना अवधि या फिर जो है आवर्तकाल कहेंगे। जो समय लगा, क्योंकि एक चीज देखोगे यहाँ से यहाँ तक जब ये आता है तो वो 180 डिग्री जो है दूरी मतलब रोटेट हो जाता है, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो आएगा ये भी 180 डिग्री जो है ये रोटेट होता है। तो ओवरऑल 180 मिला के 360, यानी कि एक चक्कर इसने क्या करा, पूरा कर लिया। अगर एक चक्कर पूरा कर ले तो आप लोग बताओ कि विस्थापन कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि अगर एक विस्थापन यानी कि एक पूर्ण चक्कर प्राप्त पे या फिर एक आवर्तकाल पर बताइए कि दूरी तरंग द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, तो आप लोग कहोगे क्या भाई, आप लोग कहोगे कि यहाँ पर एक अगर आधा चक्कर अगर घूमता है तो ये आप लोग विस्थापन के रूप में लेते हो ए, और इस तरह करके केटो चक्कर हो जाएगा 1 2 3 4, तो यानी कि केटो आर हो जाएगा, केटो ए हो जाएगा, 4 को ए हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो क्योंकि एक बार चक्कर चालू करेगा तो वो दूरी कितना तय कर लेगा, तो दूरी तय कर लेगा कि भाई ए इस तरह करके 4 को प्राप्त करेगा ना, और अगर पूरा चक्कर घूम जाए और वहीं पर आ जाए तो इसका विस्थापन 0 हो जाएगा, तरंग का विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप लोगों को वो पेंडुलम बलों में बताए हुए हैं कि कब जो है अधिकतम आपके पास गतिज ऊर्जा होगा, कब जो है विस्थापन अधिक होगा, कब जो है स्थितिज ऊर्जा अधिक होगा। ये चीज पता है, ये कैसा पॉइंट है, ये शिखर पॉइंट है। ये कौन सा है, साम्यावस्था, ये निचला पॉइंट है।
ये बताओ कि यहाँ पर जो है स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, अधिकतम होगा, क्योंकि आपको बोले कि जितना ऊपर जाओगे ऊंचाई उतना अधिक होगा, और आपको पता है स्थितिज ऊर्जा mgh होता है, mgh होता है, g का सॉरी h का वैल्यू जितना अधिक, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाता है कांस्टेंट, डिपेंड किस पे कर जाता है, ऊंचाई पर। जितना ऊपर ले जाओगे पिंड को उसमें स्थितिज ऊर्जा उतना ही अधिक होगा, और भाई वहां से जितना तुम अगर वो कर दोगे, उसको झुला दोगे ना, उतना ही अधिक उसका वो हो जाएगा, गतिज ऊर्जा भी हो जाएगा, यानी कि नीचे आते आते उसका कहां पर निचला बिंदु पर क्या हो जाएगा, उसका गतिज ऊर्जा अधिकतम होगा, क्योंकि सबसे ऊपर में जाएगा तो वेग अंतिम वेग क्या हो जाता है, ऊपर जाता है तो जीरो हो जाता है, तो जीरो हो जाएगा तो आपको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता है, हाफ mv स्क्वायर हो जाता है, तो वहां पर इसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है, जीरो। इसीलिए जो है यहाँ पर जैसे जा रहा होता है ना उस समय कोई दिक्कत नहीं, चलो ना चले। और जरा झूलना में आते समय देखना गया काम से कब प्राण निकलेगा। अच्छा एक चीज तुम लोग को यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा, ये इसमें तो 11th में तो नहीं पूछा अब तक में, लेकिन ये कंपटीशन में जरूर पूछा है कि भाई मान लो कि अनुप्रस्थ तरंग में जो है तरंग एवं कण एक दूसरे के बीच कौन होते हैं, कितना हो जाएगा 90 डिग्री, लेकिन अनुदैर्ध्य में नहीं होता है। अनुदैर्ध्य में हम क्या बोले, डेफिनेशन अच्छा से पढ़ोगे ना, इसमें माध्यम का कण एवं तरंग संचरण, मतलब माध्यम का जो कण है वो तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, जबकि हम लोग अनुप्रस्थ में पढ़े कि भाई इसमें माध्यम का कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, ये चीजों को जो है हम लोग कुछ कुछ पॉइंट में लिखा ही देंगे, उसमें चिंता मत करो, अगर लिखना चाहो तो अब ये लिख लो एक दो पॉइंट, बोलो क्या, लेकिन ये फिगर जरूर बना लेना, ये फिगर जरूर बना लेना, एक दो पॉइंट लिख लो, एक ही दो पॉइंट है, लिखो। अनुप्रस्थ तरंग में कण एवं तरंग के बीच 90 डिग्री का कौन होता है, का हाँ कौन बनता है किसका, हाँ अनुदैर्ध्य में भी थोड़ा सा लिख दो तो, हाँ देखो एक चीज है ना, एक चीज देखोगे ना, ये तुम्हारा जो है भाई ऊपर जा रहा है और ये जस्ट जो है इसके नीचे आ रहा है, तो ध्यान रखना दोनों में, यानी कि कण जो है एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं। तरंग अगर ऊपर जा रहा है तो उसका कण जो है जस्ट उसके 90 डिग्री पर इधर या फिर इधर जाएगा 90 डिग्री पर, लेकिन गमन करेगा, ध्यान रखना। और अगला पॉइंट में लिख लो कि अनुदैर्ध्य तरंग में कण एवं तरंग के बीच 0 डिग्री का कौन होता है, कण एवं तरंग के बीच 0 डिग्री का कौन होता है, स्टार डाल के थोड़ा सा लिख दो। एक बात पूछो, क्या मैं ये आयाम के बारे में डेफिनेशन लिखाए थे, या फिर तुम बोल सकते हो एसएचएम मतलब क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि इसका सरल आवर्त गति में साम्य अवस्था में अधिकतम विस्थापन को ही क्या कहते हैं भाई, बोले कहते हैं, नहीं लिखा तो लिख दो, स्टार्ट वो डाल के स्टार्ट डाल के लिख दो, आयाम को लिख दो और तरंग दैर्ध्य को लिख दो, ये दोनों पॉइंट लिख दो तो अच्छा रहेगा, बोलो क्या, स्टार्ट डाल के जल्दी से लिख दो। सरल आवर्त गति स्टार्ट डाल के लिखो, सरल आवर्त गति जरा ब्रैकेट में लिख देना SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये पढ़ा है हम लोग चैप्टर नंबर 1 में। सरल आवर्त गति में साम्य अवस्था में अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। एक बात पूछो, तुम लोग ये बता पाओगे कि आयाम जो है कभी 0 या निगेटिव होगा क्या, नहीं होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि तुम देखो ना आयाम को जोड़ जोड़ के तुम अभी तुरंत बताया कि एक पूरा चक्कर करेगा ना सर, तो उसमें 4 आयाम आ जाएगा, 4 आयाम आ जाएगा, तो इसका मतलब दूरी हमारा जो है निगेटिव नहीं होता है। ध्यान रखना आयाम सदैव जो होता है वो हमारा धनात्मक होता है। पॉइंट नंबर पॉइंट नहीं स्टार्ट लिख के और थोड़ा तरंग दैर्ध्य के लिए जो है लिख दो डेफिनेशन तरंग दैर्ध्य का, हाँ 4 आयाम होता है। एक तरंग दैर्ध्य अगर पूरा हो जाएगा तो तुम जानते हो कि एक तरंग दैर्ध्य पूरा जो होगा वो यहाँ से भाई यहाँ तक आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जो आएगा ये समय को हम लोग आवर्तकाल या अवधि कहेंगे। एक आवर्तकाल में जो दूरी होगा तरंग द्वारा तय की गई जो दूरी होगा 4a होगा, और अगर विस्थापन बोला जाए एक आवर्तकाल में तो कितना हो जाएगा, एक आवर्तकाल में विस्थापन 0 होगा, क्योंकि एक आवर्तकाल मतलब वो जहां से चलना आरंभ किया तरंग या कण वहीं पर पहुंच जाना, इसका मतलब उसका विस्थापन 0 हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखना, थोड़ा सा तरंग दैर्ध्य के लिए भी डेफिनेशन स्वरूप में लिख लो उसको। स्टार इसमें कौन बड़ा है बोलो क्या, कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में तरंग एक कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। एक चीज अथवा देखिए नीचे में लिख दो, एक अथवा देखिए इसी का डेफिनेशन दूसरा जो आपसे पूछता है, बोलो क्या, थोड़ा लिख दो। एक तरंग में दो क्रमागत नहीं
एक तरंग में दो क्रमागत समान बिंदुओं के बीच की दूरी, समान बिंदुओं के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये तो डेफिनेशन खास करके पूछेगा, लेकिन रियल में डेफिनेशन ऊपर वाला होता है जेन्युइन रूप से। अगर डेफिनेशन वहां पर देना हो तो वो आपको सिंपल में ये वाला पूछेगा जो डायरेक्ट आप बोलोगे कि वो तरंग दैर्ध्य कहलाता है। अब हम लोग कल देखेंगे, मैक्सिमम और 2 दिन इसमें पढ़ेंगे, प्रयास यही रहेगा। लेकिन ये टारगेट नहीं था, हम सोचे थे 2-3 तो न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। अच्छा न्यूमेरिकल तुम लोग बना दोगे? अभी दे देंगे, अब कल ले लो। हाँ डाउट जो भी है ये पूछ लो। हाँ और वो तो डाउट बता देते हैं, कौन सा बोला था ये आयुष? अभी है टाइम, नहीं याद करने का हो सकता है।